वगैरह में सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो बेटा हम लोगों ने वे ऑप्टिक्स से चैप्टर शुरू किया था और इसके टोटल 5 सेशन हमारे हो चुके थे, बराबर है। और प्रीवियस सेशन में हमने कंसेप्ट को पढ़ना शुरू किया था, पोलराइजेशन। याद है कि बेटा पोलराइजेशन ये कंसेप्ट हमने कौन से वेव के लिए अप्लाई किया था? लाइट वेव के लिए कि साउंड वेव के लिए? किसके लिए? लाइट वेव के लिए। लाइट वेव के लिए हमने इसे अप्लाई किया था, पोलराइजेशन एक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि लाइट वेव हमारा ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है और उसमें कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं बेटा? जल्दी 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 जल्दी, कितने बेटा? दो टाइप्स के ना, लाइट वेव में दो टाइप्स के वाइब्रेशन होते हैं। कौन कौन से वाइब्रेशन? एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स और वाइब्रेशन हमने बताए थे, वाइब्रेशन वेक्टर बताया था, याद है? अच्छा, इसमें कौन से कंसीडर किए थे और कौन से हम लोगों ने स्किप कर दिए थे बेटा? हमने इसे निग्लेक्ट कर दिया था, मैग्नेटिक को निग्लेक्ट कर दिया था हमने, निग्लेक्टिंग। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड काफी काफी छोटा होता है। मैग्नीट्यूड काफी काफी छोटा होता है, इस वजह से हम लोगों ने उसे निग्लेक्ट कर दिया था। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हमने लाइट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट बताया है और इसमें कितने इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस बताए थे, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इन डिफरेंट प्लेन बताए थे क्या? ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन इन अ डिफरेंट डिफरेंट प्लेन। तो यहाँ पे अगर ये लाइट जा रहा है आगे में, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो मैंने एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ लाइट में टोटल, वैसे तो ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन होते बेटा इसमें, ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन, बट इसे मैंने रिजॉल्व किया था क्या? ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन। तो इसे रिजॉल्व हमने कितने कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था? कितने? यस, एक वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल, ये वर्टिकल, और ये जो मैं डॉट इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, ये कौन सा था? हॉरिजॉन्टल सा था क्या? अच्छा, ये लाइट कौन सा लाइट कहलाता है? जिसमें दोनों वाइब्रेशंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं, उसे कौन सा लाइट कहते हैं? ये वर्टिकल वाइब्रेशन कौन सा? अनपोलराइज ना? अरे बोलिए। तो ऐसे लाइट को आप कौन सा लाइट कहते हैं? तो ये लाइट जो होता है, इस लाइट इज कॉल्ड एज अ अनपोलराइज लाइट। सही है, ये कंसेप्ट पढ़ा था हमने, अनपोलराइज लाइट। ओके, मुझे बताओ बेटा, ये अनपोलराइज लाइट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और आगे जाने के बाद ये शायद पर्टिकुलर मटेरियल से पास होने के बाद कैसे हो गया बेटा? देखो इसमें, क्या इसमें दो दो वाइब्रेशन है कि एक वाइब्रेशन है? दो, एक ही वाइब्रेशन है। नहीं, एक वाइब्रेशन क्या हो गया बेटा? ब्लॉक हो गया। एक वाइब्रेशन ब्लॉक हो गया, एक ही वाइब्रेशन अलाउ होगा। तो ये एग्जैक्टली कहां से पास होता है? तो ये हमने बताया था, पर्टिकुलर क्रिस्टल से पास होने के बाद ऐसा होता है। तो पर्टिकुलर क्रिस्टल मैंने बताया था, उस क्रिस्टल का नाम दिया था मैंने टर्मलाइन क्रिस्टल। याद है बेटा? ये ऐसा एक क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में से सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन ही पास हुए थे। टर्मलाइन क्रिस्टल, इससे पास होने के बाद हमें यहाँ पे ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन मिले थे। ओनली वन टाइप वाइब्रेशन मिले थे, ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो इस लाइट को कौन सा लाइट कहा था हमने?
ओके, तो इस लाइट को हमने नाम दिया था पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इसी प्रोसेस को यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइब्रेशन इन द ओनली पर्टिकुलर प्लेन एंड ब्लॉक इन द अदर प्लेन। एक प्लेन में वाइब्रेशन को अलाउ कीजिए और बाकी प्लेन में वाइब्रेशन को ब्लॉक कीजिए, तो इसी प्रोसेस को यानी प्रोसेस थ्रू द क्रिस्टल, इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया था पोलराइजेशन। प्रोसेस इज पोलराइजेशन। ताकि बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डिफिकल्टी है? आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आप लोगों को प्रॉपरली समझना चाहिए, इस वजह से मैंने जानबूझ के सेशन यहाँ पे रखा हुआ है, सो दैट यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी है आप मुझे तुरंत पूछिए, तुरंत डाउट पूछिए। आप बात करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है बेटा? पोलराइजेशन यानी क्या? एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है लाइट के अंदर का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को सिर्फ एक ही प्लेन में कंसीडर करते हैं। हम यहाँ मैग्नेटिक वाइब्रेशन को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, तो मैग्नेटिक को तो हमने निग्लेक्ट ही कर दिया। बट इलेक्ट्रिक के दो कंपोनेंट को कंसीडर किया, एक वर्टिकल और डॉट से कौन सा, हॉरिजॉन्टल, उसमें से एक को ही अलाउ किया। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस सेशन में मैंने ये भी आपको बताया था कि यार अगर पोलराइज लाइट एक और क्रिस्टल से पास होता है तो उसके इंटेंसिटी में फर्क आता है। तो उसके इंटेंसिटीज को बताने के लिए मैंने एक लॉ बताया था, याद है कि बेटा वो लॉस का नाम क्या था? मैंने इंटेंसिटी का वेरिएशन पासिंग थ्रू द पासिंग थ्रू द एनालाइजर, उस लॉ का नाम क्या था? हाँ, बहुत सही, क्या बात है, मालूस लॉ। आपको नाम भी पसंद आया था ना, मालूस लॉ। मालूस लॉ में हम क्या बताते बेटा? इंटेंसिटी पासिंग थ्रू द एनालाइजर। यानी यहाँ पे मेरे पास ये लाइट, मैं फिर से बता रहा हूँ, डायग्राम समझिएगी। ये लाइट, ये जो लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट आ रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट। ये लाइट पास होता है पहले क्रिस्टल नंबर 1 से। क्रिस्टल नंबर 1 से पास होने के बाद लाइट क्या हो जाएगा? क्रिस्टल नंबर 1 से लाइट पास होने के बाद लाइट क्या हो जाएगा? पोलराइज। देखो, ठीक है, हो गया पोलराइज। फिर इसे और एक बार क्रिस्टल से पास करेंगे, और एक बार क्रिस्टल से पास करेंगे, यानी सेकंड क्रिस्टल से पास करेंगे, विच मेक्स एन सर्टेन एंगल। ये कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल से ये लाइट को पास करेंगे, तो क्रिस्टल 1, ये क्रिस्टल 2, बराबर है। तो यहाँ पे जो लाइट मिलने वाला है, इसका इंटेंसिटी हमने निकाला था। तो यहाँ पे इसका एक्चुअली एग्जैक्टली कंपोनेंट निकाला था, ये ऐसा था ना, तो इसका एक कंपोनेंट हमने निकाला था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका एक्सिस कुछ ऐसे बताया था। तो अलोंग इट्स एक्सिस हमने इसका कंपोनेंट बनाया था, कितना इंटेंसिटी मिलेगा। याद है कि बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी बताया था आई आई, यहाँ पे इंटेंसिटी बताया था आई जीरो, और यहाँ इंटेंसिटी बताया था आई। यहाँ एम्पलीट्यूड बताया था ए, और यहाँ एम्पलीट्यूड बताया था, कितना बताया था, याद है बेटा आपको? यस, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कहाँ से आया था? तो आपने एक्चुअली ये एंगल बताया था थीटा, ऐसा थीटा बताया था ना, ये यहाँ पे ये एंगल बताया था थीटा, एंगल विथ एक्सिस, एंगल विथ एक्सिस बताया था। तो ए का कंपोनेंट किया था, ए यानी एम्पलीट्यूड, ए का कंपोनेंट बताया था ए कॉस थीटा, और आपके पास रिलेशन था बेटा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, क्या रिलेशन था बेटा, बोलेंगे? Yes, intensity is a directly proportional to the amplitude square. So intensity is a directly proportional to
किसने किया एंट्री भी? यस, रोमन अब भी आया। यूट्यूब के सेशन में भी वैसे ही होता था ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बहुत बहुत लेट लेट एंट्री करते थे। तो यहाँ का इंटेंसिटी हमने बताया था I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बताया था। सो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर का क्या बताया था बेटा? आई जीरो इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा था इज इक्वल टू आई जीरो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा था क्या बेटा? मालूज लॉ। यस नो रिप्लाई रिप्लाई कुछ। हम्म, ये हमारा हो गया था मालूज लॉ में, हमने ये चीजें पढ़ लिया था। सर्वेश नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आदित्य भी नहीं है ना? आदित्य है क्या? हाँ। है। आर्यन नहीं है। वेदांत दिखाई नहीं दे रहा है। राजवी बहुत लेट आ गया। राजवी, राजवी नहीं सॉरी, वेदिका बहुत लेट आ गया बेटा। का बरं? कूलरची हवा? तुझा तुझा काहीच चूक नाही हो ना? तुझी काहीच चूक नाही. हो हो, तुझी कशी चूक आहे? हे घरचे लोक कशाला कूलर लावतात तर माहित नाही, मुलांना झोपवून जातात. हाँ? तो इसमें बेटा हम लोग एक नया वाला एक प्रूफ पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ब्रिस्टर्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, फोकस करेंगे ब्रिस्टर्स लॉ पे। तो ये प्रीवियस जो जो पढ़ाया मैंने उसको रिकॉल करवाया। अब नया देखिए, ये ब्रिस्टर्स लॉ काफी सिंपल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसे काफी सिंपल है। तो ब्रिस्टर्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ने के पहले, ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ने के पहले इस बेसिस का एक छोटा सा डेफिनेशन, पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, इसका पहले डेफिनेशन देखिए। ठीक है, अब ये पोलराइजिंग एंगल क्या होता है? तो मैं डायग्राम निकाल रहा हूं, डायग्राम पे फोकस करेंगे। ये एक पर्टिकुलर सरफेस, ये पर्टिकुलर सरफेस, इस सरफेस को मैं नाम दे रहा हूं, दिस वन इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक्स वाई इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक्स वाई कौन सा सरफेस कहा? रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे लाइट गिर रहा है, देखेंगे डायग्राम में ये एग्जैक्टली कौन सा लाइट गिर रहा है। यहाँ पे लाइट गिरने के बाद, लाइट गिरने के बाद क्या होगा बेटा? लाइट गिरने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होगा? रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट दोनों होगा क्या? पॉसिबल है। लाइट गिरने के बाद क्या होगा? दिस लाइट इज अलाउड इट टू इंसिडेंट। लाइट गिरने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। मे बी कुछ पार्ट इसका क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा। ये देखो बेटा, ये रिफ्रैक्ट हुआ, दिखाई दे रहा है, बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी ये ऐसा जाना चाहिए, तो ये बेंड हो गया, तो बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये हो गया रिफ्रैक्ट। और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अच्छे समझेंगे, ये लाइट कौन सा गिर रहा है। ये लाइट कौन सा गिर रहा है, जल्दी से बोलिए। अनपोलराइज लाइट। अच्छा, ये गिरने के बाद, ये गिरने के बाद दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैंने एरो भी बताया और डॉट भी बताया। अनपोलराइज लाइट गिर रहा है, गिरने के बाद क्या होगा? तो गिरने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगा फॉर द पर्टिकुलर एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल को मैंने पोलराइजिंग एंगल कहा। कौन सा एंगल बेटा?
पोलराइजिंग एंगल अगर मैंने इंसिडेंट रे को कहा तो इस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे बीसी नाम से मैंने इंडिकेट किया है। वो रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिखाई दे रहा है, देखो अच्छे से, रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिखाई दे रहा है, बोलो जल्दी से। इस कंप्लीटली पोलराइज दिखाई दे रहा है क्या? और रिफ्रैक्टेड रे देखो बेटा, रिफ्रैक्टेड रे देखो, ये कैसा है, क्या कंप्लीटली पोलराइज है क्या? नहीं ना, रिफ्रैक्टेड रे देखो, रिफ्रैक्टेड रे बीडी, रिफ्रैक्टेड रे बीडी देखो बेटा, इनकम्प्लीटली आप पार्शियली कह सकते बेटा। तो क्या हम इसे कह सकते हैं बेटा पार्शियली पोलराइज। पार्शियली पोलराइज समझ में आ गया? अब देखिए इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पोलराइजिंग एंगल क्या होगा। पोलराइजिंग एंगल इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कंप्लीटली पोलराइज, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो बेटा। आईपी यानी पोलराइजिंग एंगल, आईपी पोलराइजिंग एंगल क्या है? इट इज अ, कौन सा एंगल बेटा? इट इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है पोलराइजिंग एंगल का? अरे यस, पोलराइजिंग एंगल का डेफिनेशन क्लियर है क्या? ओके, पोलराइजिंग एंगल का डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो यार, ये ब्रिस्टल्स लॉ में मुझे जो पढ़ना है वो सबसे पहले तो पोलराइजिंग एंगल का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब ब्रिस्टल्स लॉ को देखते हैं, ब्रिस्टल्स लॉ एग्जैक्टली क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में मैंने क्या क्या बताया, ए बी कौन सा इंसिडेंट रे, बी सी कौन सा रिफ्रैक्टेड सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, बी सी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, बी डी इज अ रिफ्रैक्टेड रे, और एक्स वाई कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक्स वाई इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वैसे नोट कर लेते हैं ना अपन, ए बी कौन सा इंसिडेंट रे, फिर उसके साथ बी सी क्या और बी डी क्या। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हमारा ब्रिस्टल्स लॉ क्या बताता है। तो ब्रिस्टल्स लॉ हमें बताता है म्यू इज इक्वल टू tan आईपी, ये बताता है हमें ब्रिस्टल्स लॉ। अब म्यू क्या, तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं याद है किसी को? हाँ प्रज्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला क्या है? साइन आई बाय साइन आर।
तो इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं बेटा। इसके प्रूफ करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो अच्छे से, ये देखो ये मैंने जो निकाला है ये एन डैश, ये क्या है बेटा? नॉर्मल, ओके। अच्छा, एन से लेके एन डैश तक टोटल एंगल कितना बनेगा? एन से लेके एन डैश तक का टोटल एंगल कितना बनेगा? 180, ओके। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा? अंदर का एंगल, ये देखिए, ये एंगल कितना होगा? डायग्राम दिखाई दे रहा है, एन बी सी, बोलो एन बी सी एंगल कितना होगा? एन बी सी ये आईपी होगा ना बेटा? एंगल एन बी सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी बी एन डैश, इन टोटल एंगल होगा 180 होगा। हाँ, उसमें से एनबीसी का कितना? आईपी प्लस सीबीडी। हाँ शिवांश, 45 नहीं होगा बेटा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ना हमने। हाँ, अब सीबीडी कितना? तो सीबीडी ये एंगल किसके बीच का है? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। सुनो सुनो सुनो, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इन केस ऑफ पोलराइजेशन, इन केस ऑफ पोलराइजेशन तो इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये याद रखेंगे। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर? ये याद रखना है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज अ 90 डिग्री। ये पोलराइजेशन में याद रखना है, ये सिर्फ पोलराइजेशन में होगा, हमेशा नहीं होगा। और मुझे बताओ एंगल डी बी एन डैश कौन सा एंगल है? डी बी एन डैश ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल? रिफ्रैक्शन वाला ना, रिफ्रैक्टेड यानी आर इज इक्वल टू 180 आएगा। हाँ तो मुझे बताओ यार, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 90 उधर चला जाएगा ना सब्सट्रैक्शन में, 90 माइनस आईपी होगा क्या? देखो एक बार जल्दी से कैलकुलेशन को देख लो, आर इज इक्वल टू 90 माइनस आईपी होगा क्या? होगा? समझ में आ गया? अरे बोलो यार, बोलो, बोलते जाओ। हाँ कुशाल भाई, क्लियर है? आरची वाली पुनः रिपीट करूं? अच्छा ओके, इधर ध्यान दो बेटा। आप लोगों को ये देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या हुआ। ये एन, ये एन, ये बी और सी, एन बी सी का वैल्यू आईपी, ये क्लियर है? एक एक स्टेप बोलिए, यस और नो। ये आईपी, ये क्लियर है? हाँ ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, ये कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्टेड। और ये कौन सा? रिफ्रैक्टेड। कितना इसके बीच का एंगल? 90, ये क्लियर है। और ये एन डैश, बी और डी कितना एंगल? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, तो इनका टोटल कितना बताया मैंने? 180। तो इसके जगह आईपी, इसके जगह 90, इसके जगह आर। ओके, इस स्टेप को मैं फिर से सॉल्व करवा के दे रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। इस स्टेप को फिर से हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं क्या है, देख लेते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, अटक गया रे। ओके, ये देखो 180। हाँ, आईपी प्लस आर कितना होगा बेटा? 90 होगा।
क्यों? क्योंकि ये 90 कहाँ चला गया? इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ये? सब्सट्रैक्शन में जाएगा। तो आईपी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस आर। क्लियर? हाँ, अब देखो यार। हाँ, अब देखो, यानी एक ही स्टेप मैंने स्किप किया था वो एक्चुअली। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, है क्या? अच्छा, साइन आई के जगह मैं लिख रहा हूँ साइन आई पी, और आर के जगह लिख रहा हूँ साइन आर। ठीक है, एक एक काम करते हैं यार, यहाँ पे आईपी का फॉर्मूला बनाया ना, आईपी का नहीं, आर का फॉर्मूला बनाते हैं। आर का फॉर्मूला, एक मिनट। क्या आएगा यहाँ पे आर का फॉर्मूला? 90 माइनस आईपी। ठीक है, हाँ, बस आर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, ये आर दिखाई दे रहा है बेटा, आर की जगह हम लोग पुट करेंगे। तो साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी। बेटा साइन 90 माइनस थीटा यानी कितना होता है? cos थीटा। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन क्या लिखूं? cos आई पी। अच्छा, साइन अपॉन कॉस है नहीं? हाँ, पक्का। सो आ गया ना, फिर फॉर्मूला तो आ गया। सो म्यू इज इक्वल टू बेटा क्या? tan आई पी। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज याद होना चाहिए? तो आपको ये प्रूफ करने के लिए ओनली एंड ओनली वन थिंग, यानी आपका एंगल। एंगल कौन सा बेटा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप काम करेंगे, कॉपी का टॉप मार्जिन है बेटा, कॉपी का जो टॉप मार्जिन है ना, इस प्रूफ में जो भी कॉपी का टॉप मार्जिन रहेगा वहां पे क्या नोट करना है? एंगल बिटवीन, नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ वो नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट चीज। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज अ 90 डिग्री। ये अगर याद होगा तो ही ये प्रूफ आप आराम से कर सकते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए, कभी 2 मार्क्स के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में ब्रिस्टल्स लॉ काफी बार ये पूछा गया प्रूफ है, काफी बार ये पूछा हुआ प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है ना, सिंपल भी है। नोट कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हैं कि पीडीएफ मिल जाता है ना? इसका पीडीएफ ही तो मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो। भूपेंद्र जी ने ठेंगे बताए, दो दो ठेंगे, क्या बात है, थम्सअप वाले। क्लियर है बेटा? चलो, तो इस बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रूफ याद रहेगा। और प्रूफ, जब भी प्रूफ की बात करेंगे बेटा हम लोग, हमेशा जब भी प्रूफ की बात करेंगे तो हमेशा आपको सबसे पहले पोलराइजिंग एंगल दिमाग में फिट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, ये डायग्राम बनाना जरूरी है, दिखने के लिए प्रूफ आपको इतना ही दिखाई दे रहा है कि सर प्रूफ तो इतना ही है पार्ट, आपने जो प्रूफ पढ़ाया ये प्रूफ का पार्ट तो सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है। नहीं बेटा, ये इतना प्रूफ का पार्ट नहीं है, इसमें डायग्राम भी कवर होता है। क्लियर? चलो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कॉपीज में प्रॉपरली नोट करना है, ये नोट्स मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे देखो, पहले पोलराइजिंग एंगल का डेफिनेशन बताया है, फिर ब्रिस्टल लॉ का स्टेटमेंट, फिर ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में ये पार्शियली, इधर ये पार्शियली बताना। ठीक है, ये इसका प्रूफ में ये पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखना है। चलो, अनपोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, इसका इसका डिफरेंस आपको आपकी कॉपीज में नोट करके रखना है। वैसे तो ये शायद प्रीवियस नोट्स में आपको पास आ गया होगा ना, ये मैंने आज जो भेजा पीडीएफ, शायद उसमें आ गया होगा ये सब कुछ। ठीक है, चलो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल नंबर 17 देखिए क्या न्यूमेरिकल है।
क्या दिया हुआ है, एक अनपोलराइज्ड लाइट दिया हुआ है आप लोगों को, अनपोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी कितना है I0 इज इंसिडेंट ऑन द टू पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स क्या होते हैं? पोलरॉइड्स यानी क्या, तो लार्ज पोलराइजिंग शीट उसे कहा जाता है पोलरॉइड्स। ठीक है, यानी जो मैं छोटे छोटे क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहा था ना बेटा, उस क्रिस्टल की जगह अगर बड़े बड़े क्रिस्टल या बड़े बड़ी पोलराइजिंग शीट्स जो है उसे कहा जाता है पोलरॉइड्स। अब आप कह रहे होगे कि सर ये पोलरॉइड्स के मटेरियल हम लोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सुनो अच्छे से, ये पोलरॉइड्स जो मटेरियल है, मैं थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में आ रहा हूँ, पोलरॉइड्स, और बाद में हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। इसके यूजेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये पोलरॉइड्स कहाँ यूज करते हैं? तो ये पोलराइड्स हम यूज करते हैं, आप लोगों ने ब्रांडेड गॉगल्स वगैरह पहने हैं क्या बेटा? ब्रांडेड गॉगल देखे हैं क्या? वो पोलराइजिंग मटेरियल के होते हैं, या ब्रांडेड गॉगल्स के ऊपर में पोलराइजेशन लिखा होता है, पता है? हाँ ना, ब्रांडेड गॉगल्स के ऊपर में पोलराइजेशन लिखा होता है। अच्छा, इवन इवन आप लोग जानते हो क्या, हमारे जो ट्रेन की विंडोज है, इवन हमारे प्लेन की विंडोज जो है वो पोलरॉइड्स के मटेरियल से बनती है, पोलरॉइड्स के मटेरियल से बनती है। क्यों? क्योंकि अंदर में इंटेंसिटी, जो लाइट गिरने वाला है उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैं ऐसा ग्लास मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ जो पोलराइजिंग मटेरियल वाला है, तो इंटेंसिटी क्या होगा, मुझे ये बताइए। कम होगा, पक्का कम होगा। यानी क्या होगा, कोई भी अगर लाइट अगर या इवन अपने कार के फ्रंट फ्रंट जो ग्लास होते हैं, ऑटोमोबाइल हम लोग कार की बात करते हैं, फोर व्हीलर की बात करते हैं, जिसमें फ्रंट जो ग्लास होता है, अच्छा सामने वाले कोई गाड़ी आ रही है, उसके गाड़ी का लाइट हमारे आंखों में चमक रहा है, तो क्या होगा, ड्राइवर को अच्छा लगेगा कि प्रॉब्लम होगा? बुरा लगेगा, प्रॉब्लम होगा, शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है, बराबर है ना? तो लाइट में बहुत सारे स्कैटरिंग हो गए, लाइट में बहुत सारी चमक होगी, तो वो चमक को क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए ना। तो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग बात करते हैं, वो सामने का जो हेडलाइट रहता है, हेडलाइट का जो ग्लास रहता है ना, वो ग्लास पोलरॉइड्स मटेरियल का रहता है, पोलरॉइड्स मटेरियल का होता है, यानी इंटेंसिटी क्या होगा उससे, कम हो जाएगा। और जिसमें ऐसे अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं ना, वर्टिकल वाइब्रेशन, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन, अलग अलग प्लेन्स के वाइब्रेशन होते हैं, तो कोई भी एक ही वाइब्रेशन आगे जाएगा, कोई भी एक ही वाइब्रेशन आगे जाएगा, उस वजह से डिस्टर्बेंस, ग्लेयर, जिसे चमकना कहते हैं, हाई इंटेंसिटी की वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम होता है, बराबर है, या सामने का कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, तो वो होगा नहीं। समझ में आ गया? इवन सनलाइट, सनलाइट हम लोग जो गॉगल्स की मैं बात करता हूँ, तो जब सनलाइट हमारे आंखों पे गिरता है, और वो भी यार समर सीजन में बहुत धूप रहती है ना, पता है ना अपने को, अपन तो विदर्भ वाले हैं, अपने को तो पता है यार कितनी धूप होती है। हाँ, इतनी धूप होती है, तो वो जब धूप वो डायरेक्टली अपने आंखों पे गिरती है, तो क्या होता है बेटा, ठंडा ठंडा फील होता है, क्या होता है, क्या इरिटेट होता है शायद, आंखों से पानी आता है, आंख लाल हो जाती है, होता है क्या? हाँ, तब तब हमारे बच्चे क्या करते हैं, तब हमारे बच्चे गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं क्या, गॉगल्स, सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, हीरो दिखने के लिए। हाँ, हीरो दिखने के लिए क्या, हीरोइन दिखने के लिए क्या, ऐसा करते हैं क्या? वो गॉगल्स इस्तेमाल करते, क्यों करते हैं? क्योंकि वो गॉगल्स पर्टिकुलर, अगर आप लोग पर्टिकुलर यानी कोई भी वो टपरी वाले गॉगल नहीं लेते हैं, अच्छे गॉगल यूज के लिए लेते हैं, दिखाने के लिए नहीं, स्पेशली पर्पसफुली अगर गॉगल्स लेते हैं आप लोग, सन ग्लासेस लेते हैं, तो वो पोलराइजिंग मटेरियल के होते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, जितना इंटेंसिटी गिर रहा है उससे इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस वजह से हमारे आंखों को ठंडा ठंडा लगता है, कूल कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। याद रहेगा बेटा पोलरॉइड्स क्या है? अरे यस और नो, क्या क्या बताया मैंने, पोलराइजिंग के यूजेस क्या क्या बताया, सन ग्लासेस में बताया, ऑटोमोबाइल के ग्लासेस विंडोज जो होती है उसमें होते हैं,
कार और ट्रक या जितने भी व्हीकल्स है उसके हेडलाइट्स में होते हैं, ये मैंने यूजेस बताया। और एक ही कारण है यूजेस क्या, इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, ग्लेयरिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, वापस मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल पे। आई होप आपको ये यूजेस समझ में आ गए होंगे। अब यूजेस कैसे, मैंने आपको अलग से लिखा के नहीं दिया। क्यों नहीं लिखा के दिया, क्योंकि ये मुझे कहीं आप लोगों के नए वाले सिलेबस में नहीं मिले, इस वजह से मैंने इसे लिखा के नहीं दिया और सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, कौन सा लाइट आ रहा है बेटा, अनपोलराइज, कितना इंटेंसिटी I0, इंसिडेंट ऑन द टू पोलराइज, द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइज मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ अ वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइज इज अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कैसा कहा है, देखो देखो देखो, ये जो लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट आ रहा है। पहला पोलराइज कैसे रखा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, पहला पोलराइज कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 50 डिग्री विथ वर्टिकल ना, वर्टिकल के साथ 50 डिग्री। ये देखो, ये वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 50 डिग्री। ये पहला पोलराइड्स, पहला पोलराइड्स। ठीक है, अच्छा दूसरा पोलराइड्स कितना बना रहा है बेटा, एक्सिस इज अ, सेकंड पोलराइड्स कैसी है, विथ सेकंड पोलराइड इज अ हॉरिजॉन्टल, कितना डिग्री बेटा, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ वर्टिकल, 50 डिग्री वर्टिकल के साथ, एंड एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज अ हॉरिजॉन्टल। सेकंड पोलराइड में क्या हो रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बोलो जल्दी से। नहीं ना बेटा, अच्छे से पढ़ो ना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो ना। ये मेरा, क्या हो गया, यस, हॉरिजॉन्टल के साथ कहा है बेटा यहाँ पे एंगल। एक्चुअली यहाँ पे जो एंगल हम बात कर रहे हैं बेटा, ये P2, P2 एंगल जो बना रहा है, P2 ये एंगल बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, 50 डिग्री ही बना रहा है, 50 डिग्री ही बना रहा है, बट किसके साथ बना रहा है, 50 डिग्री ही ये बना रहा है, बट किसके साथ, वर्टिकल के साथ नहीं, किसके साथ, समझ में आ गया स्टेटमेंट, क्लियर। यानी पोलराइड्स 1, ये पोलराइड्स 2, ये पोलराइड्स 1 किसके साथ बना रहा था, वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ 50, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 50 ना, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 50, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 50 यानी वर्टिकल के साथ कितना बेटा, क्लियर। तो पूछा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकंड पोलराइज, यानी यहाँ का इंटेंसिटी कितना होगा, ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही पूछा है ना। हाँ, तो इसके लिए कौन सा लॉ बेटा अपना, मालूज लॉ, मालूज लॉ के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्या, आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही ना। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा, यहाँ का इंटेंसिटी I0 है, यहाँ का इंटेंसिटी कितना, I0/2 आधा होता है, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 40 आएगा। क्लियर है क्या, बस हो गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गया बेटा, बस न्यूमेरिकल इतना ही था। एक्चुअली मैंने डायग्राम निकाल के बताया, इस वजह से न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट में निपट गया। अब हाँ, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना है आप लोगों को, एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो cos 40 का वैल्यू नेचुरल कोसाइन टेबल से निकालिए, उसका स्क्वायरिंग कीजिए और पुट कीजिए। न्यूमेरिकल क्लियर है क्या,
हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेटा पहले पोलराइजर में से निकलने के बाद, पहले पोलराइजर में से निकलने के बाद इंटेंसिटी कितना होता है? हाफ। पढ़ा था क्या? इसके पहले भी मैंने बताया था पोलराइजर का काम ही क्या होता है यार, दो कंपोनेंट्स है उसमें से एक कंपोनेंट को क्या किया जाए, एक कंपोनेंट को ब्लॉक किया जाए, एक को अलाउ किया जाए। इस वजह से फर्स्ट पोलराइजर कितना इंटेंसिटी पास करता है, तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। इनिशियल कितना था? तो इनिशियल I0 था, I0 का एग्जैक्टली आधा पास किया। अब आधा यहाँ पे पास हुआ और यहाँ से यहाँ पे यानी स्टेज नंबर सेकंड ये स्टेज से ये स्टेज में हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? मालूज लॉ ना। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मालूज लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं और इस मालूज लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू I0 यानी कितना इस पे गिर रहा है। एक्चुअली गिर कितना रहा है वो I0 नहीं, इसको मैं I डैश देता हूँ, आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा फालतू में, इसे I0 ना कहते हुए I डैश कहते हैं, I डैश। ठीक है, I डैश कॉस स्क्वायर थीटा। तो I डैश का वैल्यू कितना? I0/2। क्लियर? बोलो जल्दी 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 बताओ, क्लियर है क्या? ओके, चलो ठीक है। अब कुछ जो हमारे सिंपल एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वैसे तो हमारे टेक्स्ट बुक में ब्रिस्टल्स लॉ का एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया है, वैसा नहीं होना चाहिए, ब्रिस्टल्स लॉ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स करेंगे, बात करेंगे, सो दैट मैं देख पाऊंगा आपके आंसर्स को। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 146, दो पोलराइड्स दिए हैं, आर केप्ट क्रॉस टू विच ईच अदर। ठीक है दोनों एक, ये क्या है? ये अभी एंट्री करने का वक्त है गिरे यश, कि ये अभी एंट्री करने का वक्त है क्या? अच्छा, दूसरे इससे एंट्री किया अभी। अच्छा, यानी अब तक लेक्चर अटेंड कर रहे थे, मुझे लगा कि अभी एंट्री की। ठीक है, बच गए। दो पोलराइड्स है जो एक दूसरे को क्रॉस में रखे हुए हैं और उसमें से एक को 45 डिग्री रोटेट कर दिया, तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम, कितना परसेंटेज लाइट ट्रांसमिट होगा? पहले कैसे रखे? क्रॉस में, यानी पहला पोलराइड ऐसा तो दूसरा पोलराइड ऐसा, ऐसे रखे हुए हैं। और बाद में क्या किया, ये दूसरे पोलराइड्स को कितने डिग्री से रोटेट किया? 45, यानी ये वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा एंगल बेटा? ओके, तो मुझे बताओ बेटा इंटेंसिटी कितना मिलेगा यहाँ पे? कौन सा लॉ अगेन? मालूज लॉ। मालूज लॉ के हिसाब से क्या होगा? ये देखो, ये तो सीधा, ये तो वर्टिकल है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना? I0। यहाँ का इंटेंसिटी क्या? I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना बेटा? कॉस 45, इसका स्क्वायर, कॉस 45 का वैल्यू कितना? उसका स्क्वायर, यानी कितना? I0/2। यानी मुझे बताओ कितना परसेंट, बोलो रे, कितना परसेंट? कितना परसेंट? 50%। क्लियर? हाँ, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कुछ बनेंगे। चलो काफी वक्त हो गया कि एक दो मैं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉमन, इज नॉट कॉमन फॉर द साउंड एंड द लाइट वेव? बेटा साउंड वेव के लिए पोलराइजेशन फिनोमिना होगा क्या? मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज। पोलराइजेशन फिनोमिना साउंड वेव के लिए होगा क्या? फॉर साउंड वेव, साउंड वेव कैसा वेव है पता है आपको? ट्रांसवर्स है या लॉन्जिट्यूडनल है? लॉन्जिट्यूडनल। और इसमें क्या होता है बेटा?
जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन कैसे जाते हैं? वाइब्रेशन कैसे जाते हैं? पैरेलल जाते हैं ना बेटा, यानी जिस डायरेक्शन में आपका वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन जाते हैं। तो मुझे बताओ यार, लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव को कोई रोक सकता है क्या? कोई वाइब्रेशन को रोक सकता है क्या? जैसे मैंने लास्ट टाइम में रोकने के लिए क्या किया था, क्रिस्टल इस्तेमाल किया था। मैंने अगर क्रिस्टल ऐसा रखा, मैंने क्रिस्टल को ऐसे रखा तो क्या होगा? वाइब्रेशन जाएगी क्या आगे? हाँ, मुझे बताओ यहाँ पे वाइब्रेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? एक ही तो वाइब्रेशन है ना बेटा। अच्छा, अगर मैंने क्रिस्टल को ऐसा ना रखते हुए क्रिस्टल को मैंने ऐसे रखा तो क्या होगा? वाइब्रेशन आगे जाएगी क्या? कोई भी नहीं जाएगा ना, कोई भी नहीं जाएगा, एक भी वाइब्रेशन नहीं जाएगी। बराबर है? यानी ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है। तो यहाँ कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कंसेप्ट साउंड वेव के लिए अप्लाई नहीं होगा, याद रहेगा। यानी उसको हम लोग ब्लॉक कर ही नहीं सकते। ब्लॉक करना है तो पूरा का पूरा साउंड वेव ब्लॉक हो जाता है। यानी पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन ब्लॉक होता नहीं, एक प्लेन में अलाउ होता नहीं। ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये बताओ जल्दी से, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3 देन द पोलराइजिंग एंगल कितना होगा? आईपी का फॉर्मूला क्या? ये पोलराइजिंग एंगल जैसे ही पूछा, आईपी का फॉर्मूला क्या? म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी ना, ब्रिस्टर्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी है क्या? सो म्यू का वैल्यू √3 टेन आईपी। तो आईपी का फॉर्मूला, आईपी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3। ए √3 किसका वैल्यू आता है रे? पक्का? टेन 60? क्या बात, ठीक है। चलो, तो ये जो न्यूमेरिकल्स कुछ हैं वो न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। और कल का सेशन मैं फिर से अपने यहाँ पे ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कल का सेशन भी मैं यहीं पे कंटिन्यू करूंगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं।